34 चला कि 35 चला ये पूछ दे रहा है। कई बार ट्रेन का नाम भी पूछते हैं। ट्रेन का नाम भी पूछता है। हाँ, मुंबई से थाने कोई डेक्कन ट्रेन चला, कोई और कुछ अभी याद नहीं आ रहा ट्रेन का नाम। स्पीडी के पहले कौन सा चला? डेक्कन क्वीन तो 1925 में चलता है, बिजली चली थी। स्पीडी के पहले पेज में दिया हुआ। ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी था उसका नाम, लिख लो डेक्कन क्वीन का ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था। डेक्कन क्वीन नहीं, ब्लैक ब्यूटी था। डेक्कन क्वीन बिजली से चलित ट्रेन था 1925 में, उसको मत लिखना तो आगे इसका कार्य करते हैं। ठीक है, ब्लैक ब्यूटी। ठीक, अब ट्रेन की स्थापना कर दिया, जिससे क्या रिलेट करके आगे याद करोगे। देखो, अब इंडिया में आप लोगों को घूमने जाना पड़ेगा, इंडिया तक ही घूमने जा सकते हो, तो सबसे अच्छा प्लेस कहाँ लगता है बताओ, कहाँ घूमना जाना चाहोगे? कश्मीर, शिमला, कुल्लू मनाली, ये सब जो इसका भी मन किया होगा ना भाई, ट्रेन बनाया तो घूमने जाएगा। ठीक है डलहौजी, तो कहाँ गया? शिमला गया घूमने। ठीक है, अब शिमला गया घूमने तो वहाँ का वेदर उसको बहुत पसंद आया, ठंडी वेदर है। या अंग्रेज देखना, अंग्रेज में बताया था कि जो ठंड प्रदेश में रहते थे, यहाँ का ठंडी भी उन लोग को गर्मी लगता है। ठीक है, ठंडी भी उन लोग को गर्मी जैसा लगता है। जब अपन देखना कहीं भी जैसे घूमने जाओगे, विदेशियों लोग को देखोगे, जैसे अपन जैसे तमिलनाडु तरफ, ठीक केरला, तो वहाँ भी ठंड प्रदेश रहता है ना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ठंडी केरला की वादियों में। तो वहाँ सब लोग चड्डे में घूमते थे। हम लोग तैयार होकर जा रहे हैं, सूट पहन के जा रहे हैं, हम लोग चड्डे में, बनियाई में। तो मेरी मम्मी देख लो कि यहाँ का है दादा चड्डी बनियाई पहन के घूमा से, तो ऐसे ही रहता है। उन लोग को गर्मी लगती है, इसलिए वो छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ को भी इंडिया में कितना गर्मी पड़ता है, 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। अमेरिका में इमरजेंसी लग जाता है। अभी पिछले साल पड़ा था ना 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ तो झेलने की आदत है ना, तो वहाँ लोगों को गर्मी लगता था। अब शिमला गया घूमने तो वहाँ को उसको वेदर बहुत पसंद है, यहाँ मस्त है। तो शिमला को क्या बोला? ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो गर्मी में इन लोग का मतलब हालत खराब हो जाता था, जहाँ भी रहते थे, कलकत्ता वगैरह में इतना गर्मी पड़ता था और टिक नहीं पाते थे। ठीक है, तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। आगे लिख लो, इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन बोलेंगे समर कैपिटल। अब इस पॉइंट में विवाद है, लिख लो पहले। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। हाँ, सन नहीं बना, सन बताता हूँ आगे। ये जो डलहौजी की है वो नहीं मालूम। ठीक है, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। अब इसमें विवाद क्या है? कई जगह 1864 में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, ये दिया हुआ है। ठीक है, 1864 इसका कार्यकाल पड़ता ही नहीं है। कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? तो 1848 से 1856 डलहौजी का यही कार्यकाल है। उसके बाद 56 से 62 तो कैनिंग आता है। उसके बाद एडविन फिर लॉरेंस, तो लॉरेंस का कार्यकाल रहता है 1864। तो 1864 में कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि 1864 में भी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया शिमला को। नेट में भी ढूंढोगे तो 1864 मिलेगा, लेकिन लूसेंट में पता नहीं क्यों इसके अंडर दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो मैं बता दिया। ठीक है, तो नीचे उसके जस्ट नीचे ब्रैकेट भी लिख लेना, 1864 ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो भी वही पॉइंट है सेम लिख लेना। और बाई लॉरेंस तो ये विवाद मिलता है, दोनों को ध्यान रख लेना, एग्जाम में आएगा तो उस हिसाब से ठीक मानना आंसर। इतना क्लियर? क्या देखे? देखो, कब्जा किया तो इनाम कमीशन, इनाम मिला, इनाम कमीशन। ठीक है, फिर एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना है या कंस्ट्रक्शन कराना तो कंस्ट्रक्शन से पीडब्ल्यूडी विभाग का स्थापना किया। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम सेवा, ट्रेन बना दिया। ट्रेन से कहाँ गया? घूमने गया, शिमला गया। शिमला पसंद आया उसको, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया। ठीक है, अब शिमला जाएगा भाई, अकेले इतना बड़ा पोस्ट है गवर्नर जनरल, तो गिने चुने आदमी के साथ थोड़ी जाएगा, तो बॉडी के जैसे भी अंग्रेजों से सब चलते थे, कभी भी कोई हमला कर देता था। ठीक है, तो साथ में सेना लेके जाएगा। तो शिमला में आज सेना का मुख्यालय स्थापित किया।
शिमला में सेना का मुख्यालय बनाया इसने। शिमला को सेना का मुख्यालय, आर्मी हेडक्वार्टर, मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर, HQ। शिमला को सेना का मुख्यालय बनाया, डायरेक्ट भी याद कर सकते, श से शिमला, स से सेना, सेना का मुख्यालय बनाया। आगे लिखना, तोपखाने का मुख्यालय इसने कलकत्ता से, तोपखाने का मुख्यालय, तोपखाना मतलब आर्टिलरीज का हेडक्वार्टर, तोपखाने का मुख्यालय आर्टिलरीज का हेडक्वार्टर कहाँ से कहाँ तक के, कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया, ठीक है, कलकत्ता से मेरठ। कलकत्ता से मेरठ। मेरठ कहाँ है बताओ? यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो यूपी के लोग थोड़ा जानते हो, मतलब लड़ाई झगड़ा करने आगे रहते हैं यूपी बिहार के लोग, ठीक है। तो वहाँ भी लड़ाई झगड़ा करो तो वहाँ को डराने के लिए तोपखाने की, वहाँ तोपखाने तैनात कर दिया, ठीक है, वहाँ पूरा मुख्यालय बना दिया। तो मेरठ, कलकत्ता से क्या किया, मेरठ स्थानांतरित कर दिया। इस तरह से याद रख सकते हो। तो कलकत्ता से मेरठ तोपखाने का जो मुख्यालय था उसको स्थानांतरित कर दिया। इतना क्लियर हुआ? और डलहौजी क्या काम कराया? तो नेक्स्ट पर लिखना, शिक्षा संबंधी सुधारों में, शिक्षा संबंधी सुधारों में एज पर एजुकेशन रिफॉर्म्स, शिक्षा संबंधी सुधार, एजुकेशन रिफॉर्म बोलेंगे। 1854 में 1854 में शिक्षा संबंधी सुधारों में 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया, ठीक है। वुड डिस्पैच, वुड्स इंग्लिश में लिखोगे वुड्स, मतलब एपोस्ट्रोफी एस है ना, वुड्स का डिस्पैच। हिंदी में लिखना इसको वुड डिस्पैच, और बाजू में और लिख लेना वुड का घोषणा पत्र। डिस्पैच मतलब घोषणा पत्र। वुड का डिस्पैच या वुड डिस्पैच, घोषणा पत्र। ये क्या था? तो चार्ल्स वुड करके एक व्यक्ति था, तो छोड़िए, चार्ल्स वुड करके एक व्यक्ति था, ठीक है। तो मैं जो बताया कि इसको नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऐसे बहुत सारे रहते थे जो इनको कंट्रोल किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के। उसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काउंसिल का परिषद का एक मेंबर था चार्ल्स वुड। लिखना मैं बता दे रहा हूँ, चार्ल्स वुड एक व्यक्ति था जो कि एक इंस्ट्रक्शन दिया कि ये सब भारत में जो शिक्षा है उसमें ये सारे सुधार लाना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट को बोला जाता है वुड डिस्पैच। तो ये घोषणा कर दिया था। डलहौजी बोला कि चल यार जाते जाते मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, ठीक है, ये काम कम से कम कर देता हूँ, जो भारतीय उनको शिक्षित बनाता हूँ। तो 1854 में वुड डिस्पैच को लागू कर दिया। इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। लिख लो, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डलहौजी के बारे में इतना ही पढ़ा है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा MAGNACARTA, मैग्ना कार्टा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो बताइए, पूछिए, कुछ नहीं समझ आया होगा तो। सर जॉर्ज स्टीफेंसन भी पूछता है। हाँ वही तो बता। अभी रेलवे क्या बोले, रेलवे का जनक क्या पढ़े हम लोग? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये करोगे तो गलत हो जाएगा। रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी नहीं करना। ये मैं क्या बताया, भारतीय रेलवे का जनक, भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी। रेलवे का जनक बोलने से, रेलवे का जनक जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन लिख लो आप ना, जॉर्ज स्टीफेंसन, GEORGE, जॉर्ज स्टीफेंसन, STEPHENSON, स्टीफेंसन। सबसे पहले शुरुआत वही किया था, इंजीनियर था जॉर्ज स्टीफेंसन। क्या था? इंजीनियर था। सब रेल डब्बा सब बनाना चल गया, ठीक। तो भारतीय रेलवे का जनक पूछा जाए तो डलहौजी, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज लॉर्ड डलहौजी, फादर ऑफ रेलवेज
जॉर्ज स्टीफेंसन, ठीक है, दोनों डिफरेंस याद रखना। और किसी को कोई समस्या तो पूछिए। नहीं, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखा है 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया जाता है, इसको मैग्ना कार्टा बुलाता है। अच्छा, मैग्ना कार्टा क्या होता है सुन लो। जैसे अपन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो, किस पार्ट को या भाग को मैग्ना कार्टा बुलाता है? नहीं, पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स। मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा बहुत जगह यूज होता है, आगे पॉलिटी में भी यूज होगा। मैग्ना कार्टा जानो 1215 की बात है, जब भारत में 1950 में संविधान बन रहा था। और संविधान के जो प्रावधान थे, जैसे आप लोगों को बहुत सारे जब पॉलिटी पढ़ोगे ना, तो बहुत सारे अधिकार आपको मालूम चलेगा कि एज अ इंडियन सिटीजन, मतलब भारतीय नागरिक होने के नाते आपको क्या क्या अधिकार मिले हैं, ठीक है। तो जैसे वकील वगैरह लोग पुलिस से भी लड़ लेते हैं, हर किसी से लड़ लेते हैं ना। क्यों लड़ लेते हैं, क्यों इतना पावर होता है? क्योंकि जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इंडियन पिनल कोड में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो कानून पढ़ने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर आता है, बोलने का शक्ति आ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जब ये 1950 वगैरह में कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हुई थी, 1948 से 50 के बीच, तब 1215 की बात है। अंग्रेज में राजा महाराजा लोग का चलन पहले से चले आ रहा है, तो उन लोगों के लिए अलग प्रावधान रहते थे और आम नागरिकों के लिए अलग प्रावधान रहते थे। उन लोग कुछ क्राइम कर दिए तो कम सजा, कुछ आम नागरिक क्राइम कर दिए तो ज्यादा सजा। तो इस नाम से वहाँ विद्रोह हो गया, ठीक है। तो रिबेलियन, मतलब विद्रोही को रिबेलियन बोलेंगे। उन लोग क्या कर दिए, रिबेल किए, विद्रोह किए, ठीक है। क्यों विद्रोह किए? जब विद्रोह किए तो संधि हुई, ठीक है। तो संधि हुई तो ये बात सामने आया कि भाई जो तुम्हारे लिए प्रावधान है, जो प्रोविजन तुम्हारे लिए है, एक राजा के लिए है, वही एक छोटे से छोटे जनता के लिए भी होना चाहिए। जनता और राजा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, जो आप पे कानून लागू होंगे वो हमारे ऊपर भी लागू होंगे, ठीक है। तो वो जो 1215 में जिस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत वो राइट दिया गया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया गया, तो उसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा क्या था? कुछ नहीं था, एक डॉक्यूमेंट था जिसमें राइट्स मेंशन थे, ठीक है, लोगों के। तो ऐसे ही हमारा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 भाग 3 पढ़ोगे, उसमें भी फंडामेंटल राइट्स इंडियन के दिए गए हैं, तो उसको भी इसलिए मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है 1854 में? क्योंकि उसमें इंग्लिश, मतलब शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड राइट्स था, इसलिए मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्लियर? चलो आगे लिख लो, फिर एक साथ पढ़ना। डलहौजी के बाद कौन है? ट्रेनिंग आया, ठीक है। इसके अंदर लिखना, इसका कार्यकाल लिखो पहले 56 से 62 था, 1856 से 62। हर किसी का कार्यकाल यहाँ तक तो याद करना ही आपको। 1856 से 62। पहला पॉइंट लिखना, इसके समय में 1857 का विद्रोह हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857, रानी लक्ष्मीबाई वाला रिवॉल्ट 1857 का। हाँ, एक मिनट। 1857 का, इसके समय में 1857 का विद्रोह हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857। अभी 1857 का विद्रोह, बस अभी इतना ही लिखो। आगे अभी जस्ट इसके बाद का टॉपिक 1857 का विद्रोह, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अब 1857 विद्रोह हुआ, उसका सबसे मेन कारण क्या था कि जितना डलहौजी राज्य हड़पा ना, उससे लोगों में क्या है, एक आक्रोश पैदा हो गया, ठीक है। किसी राजा का, मतलब उसका खुद का बच्चा नहीं हुआ, जैसे मैं हड़प नीति बताया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स, इसी को राजविलय की नीति बोल दिया जाता है। हड़प नीति, राजविलय की नीति और व्यवहार का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन लैक्स सब एक ही नाम है। तो उसमें ये सिस्टम था कि अगर आपका खुद का बच्चा नहीं हुआ, जैसे कई लोग के राजा महाराजा लोग कहते थे या तो लड़की हो जा रही है, लड़का हो ही नहीं रहा है, या बच्चा ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में लोग क्या करते थे, अपना वंश बढ़ाने के लिए आगे गोद ले लेते थे किसी को, ठीक है। तो गोद लेने का प्रथा को वो बोल दिया कि गोद लेने वाला प्रथा नहीं चलेगा, ठीक है। मैं राज्य नहीं है, ऐसे नहीं हड़पा जाएगा आपको, आप कमजोर है तो इस वजह से हम लोग आक्रमण कर दिया, ऐसा नहीं।
लेकिन जहाँ आपका अगर कोई वंश नहीं हुआ, वंशज आगे नहीं बढ़ाने के लिए कोई है, तो ये हमारे कब्जे में हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आगे देखना रानी लक्ष्मीबाई भी है, ताकि उसका बेटा रहता है, ठीक है, तो उसके बेटे को जहर देके मार दिया जाता है, ठीक है, ताकि मतलब वो राज्य को हड़पा जाए, फिर वो गोद लेके बच्चा मतलब आगे चलाते हैं, उसका दामोदर नाम रहता है शायद। तो ऐसी कई राज्यों को हड़प लिए, अवध को हड़प लिए, ठीक है, और बहुत सारे इतने दिन से तो शोषण करते ही आ रहे थे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो वो सब एक विद्रोह का कारण बना, ठीक। तो सबसे मेन कारण उसमें नजर आया कैनिंग को, जब 1857 को विद्रोह हुआ, पूरी अंग्रेजी जो हुकूमत थी उनको ये समझ आया कि यार ये सबसे मेजर जो कॉज हो रहा है क्या, कि ये हड़पने की नीति है, इसको बंद किया जाए, ऐसी रहेगा तो और आक्रमण होते रहेंगे, ठीक है। तो एक मेन कारण था राज्य हड़पने की नीति। तो 1857 में जब ये हुआ तो फिर वो हड़प नीति को कैनिंग ने बंद कर दिया, ठीक है। तो हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति या व्यवधान का सिद्धांत जो भी है उसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसको समाप्त कर दिया। क्यों किया गया समझ आया ना, ठीक है, इसको समाप्त किया गया। अब देखो, एक विधवा पुनर्विवाह एक्ट, पहले के जमाने में ऐसा था कि विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था, मतलब एक बार आप विधवा हुए तो या तो आपको सती होना पड़ेगा, और सती नहीं भी हो पाए, बच गए है ना, ऐसी जीवन जी रहे हो तो एकदम आपको सादा जीवन जीने को मजबूर किया जाता, ठीक है। समाज में आप कहीं बाहर जा नहीं सकते, घुल मिल नहीं सकते, सफेद कपड़ा पहनना है, रंग बिरंगी साड़ी नहीं पहनना है, कोई मेकअप नहीं करना है, साज श्रृंगार नहीं करना है, बताओ मतलब किसी लड़की से मेकअप छीन लिया, मतलब हर चीज छीन ली उससे, ठीक है। तो आधा जीवन उसका ऐसी समाप्त। तो पहले जमाने में ये विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, मतलब एक बार विधवा हुई तो वो हो गई है ना, उसके अलावा उसका शादी नहीं होता था। तो ये कैनिंग एक प्रयास किया था, ठीक है, प्रयास राजा राम मोहन रॉय के ही चलते हुआ था। तो अभी फिलहाल ये 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। क्या लिखोगे इसका, विडोज रीमैरिज एक्ट, विडोज विधवा रीमैरिज पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट, विडोज रीमैरिज एक्ट, ब्रैकेट में लिखना एक्ट 15 अधिनियम 15, ठीक है, एक्ट 15, ये धारा 15, सॉरी धारा 15, तो ये एक्ट 15। सती प्रथा का क्या धारा था बताओ, 17, गुलाम वाला 5, इसका 15, विधवा पुनर्विवाह से 15 याद रखना, पुनर्विवाह 15, ठीक है, रीमैरिज से 15। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो रीमैरिज एक्ट बनाया, क्यों बनाया वो मैं बता दिया, याद कैसे करोगे। अब 1857 का विद्रोह हुआ तो कितने अंग्रेजी सैनिक मारे गए होंगे और कितने भारतीय सैनिक मारे होंगे, है ना। तो मरेंगे सैनिक तो उसकी जो बीवी है विधवा होंगी, तो इसलिए पहले से जब मालूम था कि 1857 में भाई विधवा होने वाले हैं सब, तो उससे पहले ही एक विडो रीमैरिज एक्ट ला दिया जाए ताकि उन लोगों का पुनर्विवाह हो जाए। तो इसलिए एक साल पहले 1856 में विडोज रीमैरिज एक्ट लाया गया, ठीक है। तो इससे रिलेट करके याद कर लेना, क्लियर। और इसमें एक पॉइंट लिखना, 1858 में मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया गया, मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया गया, 1858 में मुगल बादशाह पद समाप्त कर दिया गया। ब्रैकेट में लिखना 1800 भारतीय शासन अधिनियम 1858 के तहत, भारतीय शासन अधिनियम 1858 शासन अधिनियम 1858 के तहत मतलब जो पद था मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया। मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह कौन सा बताइए, मीडियल हिस्ट्री में पढ़े ना, बहादुर शाह जफर है। तो वो 1857 की क्रांति में भाग लिया रहता है, इसको क्या रंगून भेज देते हैं ना, वहाँ मतलब थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, वहाँ भेज देते हैं, आप जाओ पेंशन का जीवन जियो, और उसके जितने बेटे रहते हैं सबको मार देते हैं, ठीक है। ये मुगल बादशाह का पद पूरी तरीके से भारत से समाप्त हो जाता है, तो मुगल बादशाह का वहाँ अंत हो जाता है, ठीक है, 1857 की क्रांति के कारण, ठीक। तो क्यों समाप्त किया समझ आया, वो बहादुर शाह जफर शामिल हुआ रहता है 1857 की क्रांति में, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। तो 1858 में ये और क्या किया, तो एक और लिखो, 1861 में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ, भारतीय इंडियन हाईकोर्ट एक्ट ही लिखना उसको, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ, हिंदी में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861
1866 में। पारित हुआ पास पारित हुआ पास जिसके तहत तो एज पर वो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत एज पर दिस एक्ट कहाँ बम्बई मद्रास और कोलकाता में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, तो एक एक उच्च न्यायालय वहाँ बनाया, ठीक है। इसके तहत तो 1861 के हाई कोर्ट एक्ट के तहत बॉम्बे मद्रास और कोलकाता ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो अब 1857 का विद्रोह हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो लड़ाई झगड़ा जब आपस में नहीं सुलझता तो कहाँ कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो ये भी कैनिंग के टाइम है, तो ऐसे रिलेट करके याद करोगे तो लंबे समय तक याद रहता है और कंफ्यूजन नहीं होता। तो लड़ाई का मामला कहाँ गया, कोर्ट में गया, तो वहाँ से याद रखना 1861 में हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ, ठीक है, 1861 का। और इसी के तहत मुंबई मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है। इसमें भी लोशन में एक विवाद मिलता है कि हाई कोर्ट 1856 में बनाया गया, लेकिन मैं सर्च किया तो 1856 जैसा कोई हाई कोर्ट एक्ट नहीं मिला मेरे को, 1861 मिला। तो वो एक विवाद है, तो आप लोग मालूम से मुझे बता दीजिएगा। बाकी मेरे को इसमें नहीं मिला, 1861 था वो हाई कोर्ट एक्ट, ठीक है। पढ़ेगा अपन 1856 वाला कुछ हाई कोर्ट एक्ट, 1860 नहीं पढ़ेगा, तो 1861 ही लिखना उसको। इतना तो कोई समस्या तो बताइए, ये हो गया कैनिंग के बारे में। अब यहाँ गवर्नर जनरल को पॉज करके ब्रेक देके 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के बाद सोशियो रिफॉर्म पढ़ेंगे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म रिफॉर्म्स बोलते हैं, सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन। तो पहले ही बताया कि ये जो गवर्नर जनरल का जितना पढ़ाई है वो एकदम बोरिंग है, ठीक है। फिर इसके बाद सामाजिक सुधार, ये भी बोरिंग है। अब पूछोगे सब बोरिंग है तो इंटरेस्टिंग क्या है? तो इंटरेस्टिंग इसके बाद जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चालू होता है कि भारत को आज़ादी कैसे मिली, ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होता है, क्योंकि जस्ट हम लोग 50 साल पहले की बातें पढ़ते हैं, तो वहाँ से इंटरेस्ट पैदा होता है, ठीक है। बाकी ये सब बोरिंग है, डिफिकल्ट है, लेकिन स्कोरिंग है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो यकीन मानिए बहुत लोग से आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन सब स्किप कर देते हैं कन्फ्यूजन होने की वजह से। तो इतना 10 मिनट का समय दे रहा हूँ, 10 मिनट में इसको याद करके रखिए।